नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 17 वायु, जल व मृदा, जिसके अध्ययन बिंदु हैं वायु एवं वायु के घटक, वायु के उपयोग, जल चक्र, जल संग्रहण, मृदा के प्रकार। वायु एवं वायु के घटक। आपने प्राय पेड़ पौधों की पत्तियों और टहनियों को हिलते हुए, कागज के टुकड़े, सूखे तिनके और घरों में सूखते हुए कपड़ों को इधर उधर उड़ते हुए देखा होगा। पत्तियों और टहनियों को कौन हिलाता है? तिनके और कागज को कौन उड़ाता है? ये सभी क्रियाएं वायु के कारण होती हैं। वायु क्या है? आओ जानकारी करें। वायु अर्थात हवा गैसों का मिश्रण है। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत होती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। वायु के घटक। वायु में एक से अधिक पदार्थ हैं, इन्हें अवयव या घटक कहते हैं। वायु के घटक कौन कौन से हैं? आओ जानकारी करें। पहला है जल वाष्प। जब वातावरण की वायु किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर ठंडी सतह पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। ऑक्सीजन। गतिविधि एक पात्र लेकर उसे 1/4 जल से भर दीजिए। पात्र के बीच में जलती हुई मोमबत्ती लगाकर उसे एक कांच की गिलास से चित्रानुसार ढक दीजिए। गिलास में पानी के स्तर को तत्काल अंकित कर लीजिए। कुछ समय पश्चात मोमबत्ती व गिलास में जल के स्तर का अवलोकन कीजिए। मोमबत्ती बुझ जाती है एवं गिलास में जल का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। गिलास की ऑक्सीजन गैस का उपयोग मोमबत्ती के जलने में होता है। गिलास की समस्त ऑक्सीजन गैस का मोमबत्ती के जलने में उपयोग हो जाने के पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है तथा ऑक्सीजन गैस का रिक्त स्थान जल द्वारा लिए जाने से पात्र में जल का स्तर बढ़ जाता है। अतः वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है, जो वायु की कुल मात्रा का लगभग 21% है। नाइट्रोजन। उपर्युक्त प्रयोग में मोमबत्ती का बुझना यह दर्शाता है कि गिलास में वायु का एक बड़ा घटक है जो जलने में सहायक नहीं होता। यह घटक नाइट्रोजन है। वायु की कुल मात्रा का लगभग 78% नाइट्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड। पादप एवं जंतु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ते हैं। इसी प्रकार कई वस्तुएं जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु का एक घटक है। वायु की कुल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में उपस्थित होता है। धूल एवं धुआं। ईंधन एवं पदार्थों का दहन करने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस व सूक्ष्म कण होते हैं। जब आप आंधी में चलते हैं तो आपके चेहरे पर छोटे छोटे धूल के कण टकराते हैं, अतः वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाई गैस के अलावा अन्य गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि होती हैं। इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। वायुमंडल में उपलब्ध वायु के घटक। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.97%। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अन्य गैसों का अनुपात निश्चित होता है, जिन्हें वायु के घटक कहा जाता है। उक्त चित्र
17.2 से स्पष्ट है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु स्थान घेरती है, उसमें भार होता है तथा दाब डालती है। वायु स्थान घेरती है। गतिविधि 2, कांच का एक गिलास लीजिए। यह गिलास पूर्ण रूप से खाली है। क्या यह पूर्ण रूप से खाली है या इसमें कुछ है? आओ जानकारी करें। कांच के खाली गिलास को पानी से भरे पात्र में उल्टा कीजिए। गिलास को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या पानी गिलास के अंदर प्रवेश करता है? अब गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी गिलास में प्रवेश करता है? क्या आपको गिलास में से कुछ बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं? अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि गिलास के अंदर क्या था। गिलास में वायु उपस्थित थी, जिसके कारण बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वायु के निकलने से गिलास में खाली हुए भाग में पानी भर जाता है, अतः वायु स्थान घेरती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसें कैसे प्रतिस्थापित होती हैं? जंतु व पौधे श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में बाहर छोड़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। उक्त दोनों क्रियाओं के साथ साथ चलने से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अनुपात निश्चित रहता है, अतः पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वायु के उपयोग। वायु वस्तुओं के जलने में सहायक है। वायु जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। वायु नावों को चलाने, पैराशूट, ग्लाइडर तथा हवाई जहाज को उड़ाने में सहायता करता है। पक्षी, चमगादड़ आदि वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु फूलों के परागण में सहायक है। यह बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायक है। वायु बादल बनने तथा बादलों को गति के लिए आवश्यक है। वायु की सहायता से पवन चक्की चलती है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। पवन चक्की एक विशाल विद्युत पंखे के समान होती है, जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, जो पवन चक्की की पंखुड़ियों को घुमाने में सहायक होती है। पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। एकल पवन चक्की बहुत ही कम विद्युत उत्पन्न करती है, अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्की लगाई जाती है। इसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ जिलों में पवन चक्की का उपयोग होता है। 17.3 जल। हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, परंतु क्या सारा जल स्रोतों से प्राप्त जल हमारे लिए पीने योग्य है? क्या हम समुद्र के खारे जल को पी सकते हैं? आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि कभी पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? आइए जल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हम कितने जल का उपयोग करते हैं? गतिविधि 3, आप उन सभी दैनिक कार्यों की सूची बनाइए जिसमें जल का उपयोग होता है। आप परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए कि खाना बनाने, धोने, सफाई करने, पेड़ पौधों को जल पिलाने, पीने तथा अन्य कार्यों में जल की कितनी मात्रा का उपयोग होता है। अब आप पता लगाइए कि आपके परिवार में प्रतिदिन कितने जल का उपभोग होता है। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या का कुल उपभोग जल में भाग देकर गणना कीजिए कि प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिदिन कितने जल का उपभोग होता है। आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं?
और आपके गांव या शहर के लिए वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी, पता लगाइए। जल के स्रोत। प्रकृति में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप अपने आसपास जल के स्रोतों का अवलोकन कीजिए। घरों में जल प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, जबकि इन सभी का स्रोत समुद्र, नदी, झील, हैंडपंप, कुआं, बावड़ी या टांका आदि है। यह जल पीने योग्य है या नहीं, आइए पता लगाएं। समुद्र व महासागर का जल नमक के कारण खारा होता है, परंतु यह जल पीने योग्य नहीं है। अन्य स्रोतों जैसे बावड़ी, झील, नदी, झरनों, ट्यूबवेल, हैंडपंप से प्राप्त जल पीने योग्य है, परंतु इसकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत कम है। अतः हमें जल का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। जल के अवयव। जल का सूत्र H2O है। यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल जब ठंडा होने पर बर्फ ठोस अवस्था बनाता है तो बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। आओ प्रयोग करें। गतिविधि 4। कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ के टुकड़े डालिए। गिलास को लगभग जल से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि बर्फ का घनत्व कम होने के कारण टुकड़े जल के ऊपर तैरते हैं। विलायक के रूप में। गर्मी में आपके घर मेहमान आते हैं तो आपकी माताजी शरबत बनाती है। शरबत कैसे बनता है, आओ जानकारी करें। गतिविधि 5। कांच की एक गिलास में जल लीजिए तथा 1 चम्मच शक्कर व नींबू का रस मिलाकर हिलाइए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण जल में मिल जाते हैं, अतः शक्कर जल में पूर्णतः विलेय है। इसी प्रकार जल में ऑक्सीजन भी घुलनशील है, जिससे जलीय जीव जंतु श्वसन क्रिया करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल के उपयोग। जल का उपयोग हमारे दैनिक कार्यों जैसे खाना बनाना, नहाना, सफाई करना तथा पीने के लिए किया जाता है। जल का उपयोग एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में किया जाता है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल हमारे शरीर में पाचन कार्य करने में मदद करता है। जल का उपयोग कल कारखानों एवं उद्योगों में किया जाता है। जल का उपयोग पेड़ पौधों, सब्जियों एवं फसल उगाने में किया जाता है। जल चक्र। जल स्रोत से जल वाष्पीकरण द्वारा वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जल वाष्प के संघनन से बादल बनते हैं तथा वर्षण द्वारा जल वर्षा के रूप में पुनः जल स्रोतों में आता है। इस चक्र को जल चक्र कहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। गतिविधि 6। आपको पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी होगी कि कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है तथा कुछ स्थानों पर कम वर्षा के कारण अकाल की स्थिति हो जाती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ या अकाल की स्थिति हो जाती है तो आप क्या सहयोग करेंगे? शिक्षक एवं विद्यार्थियों से चर्चा कीजिए कि राहत कार्य में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। राज्य सरकार द्वारा भी कई राहत कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की जानकारी के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का निराकरण करने के लिए जल का संग्रहण करना अत्यावश्यक है। जल संग्रहण किसे कहते हैं, आओ जानकारी करें। जल संग्रहण। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कुछ भाग पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होता है। जल का अधिकांश भाग समुद्री जल के रूप में होता है, जिसका सीधा उपयोग करना संभव नहीं है। वर्षा की कमी से भूमि जल का स्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है। जनसंख्या वृद्धि, वर्षा का असंतुलन, उद्योगों में अत्यधिक जल का उपयोग,
जल का अपव्यय आदि के कारण पीने योग्य जल की मात्रा में निरंतर कमी होती जा रही है। जल की कमी के कई कारण हो सकते हैं, अतः वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करना आवश्यक है, जिससे हमारी जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करने की प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण की तकनीक: मकान की छतों पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप की सहायता से जमीन में बने गड्ढे में ले जाया जाता है। यह जल धीरे धीरे मिट्टी में रिसाव से भौम जल का स्तर बढ़ाता है। सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधा जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को चित्र 17.8 द्वारा दर्शाया गया है। जल का मितव्ययता से उपयोग कैसे करें? नल से व्यर्थ पानी ना बहाएं। पानी के लीक होने को तुरंत ठीक कराएं। कम शक्ति वाली वॉशिंग मशीन का उपयोग करें। नाली को साफ रखें। धीमा फ्लश शौचालय या खाद शौचालय का उपयोग करें। ब्रश एवं शेविंग करते समय नल को बंद रखें। शावर से नहीं, बाल्टी से नहाएं। आपने जल एवं वायु की आवश्यकता एवं उपयोग के विषय में जाना है। जल एवं वायु के अलावा मृदा, मिट्टी भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आओ जानकारी करें। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है तथा जल पोषक तत्वों की पूर्ति कर उनकी वृद्धि में सहायक है। पवन, हवा, जल और जलवायु की क्रियाओं से चट्टानें एवं खनिज के टूटने फूटने तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बने विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से निर्मित पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग मृदा मिट्टी कहलाता है। मृदा अनेक प्रकार की परतों से बनी है। आओ जानकारी करें। गतिविधि 7। आसपास के किसी खेत या बगीचे की थोड़ी मिट्टी लीजिए, उसे जल से भरे ग्लास में डालिए, पानी को किसी लकड़ी से हिलाइए। अब इसे कुछ समय के लिए स्थिर रहने दीजिए। गिलास के पानी को ध्यानपूर्वक देखिए। गिलास के पानी में इनकी अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर की परत जिसमें सड़े गले पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें ह्यूमस कहते हैं। दूसरी परत जल की, तीसरी मृत्तिका, चौथी परत बालू एवं अंतिम परत बजरी की होती है। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। मृदा के प्रकार: कणों के आकार के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। बलुई मृदा: इस प्रकार की मृदा के कण बड़े हल्के, हवादार एवं शुष्क होते हैं। मृणमय मृदा: इस प्रकार की मृदा के कण सूक्ष्म कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। कणों के मध्य वायु कम और जल अधिक अवशोषित होता है। दुमटी मृदा: इस प्रकार की मृदा में छोटे व बड़े कणों की मात्रा समान होती है। मृदा संरक्षण: प्रकृति में तेज हवाएं एवं बहते जल के द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत ढीली मृदा को बहाकर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा का संरक्षण करना अति आवश्यक है। मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना चाहिए। फसल को काटते समय जड़ों को मिट्टी में रहने देना चाहिए। खेतों के चारों ओर बायो फेंसिंग, जैविक बाड़ करनी चाहिए। आपने क्या सीखा? वायु के घटक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु स्थान घेरती है। वायु में भार होता है तथा वह दाब डालती है। ऑक्सीजन जीव जंतु के श्वसन एवं पदार्थों के ज्वलन के लिए आवश्यक है। वायु के चारों ओर
पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के विनिमय के लिए पेड़ पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जल के प्रमुख स्रोत समुद्र, वर्षा, कुआं, तालाब, नदी, बावड़ी, झील, झरने, हैंडपंप आदि हैं। प्रकृति में जल की मात्रा सीमित, एकत्रित एवं भंडारण करने की प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। मृदा के 3 प्रकार यथा बलुई, मृणमय एवं दुमटी होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर तथा प्रतापगढ़ जिले में पवन चक्की द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की कटाई, वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब है अभ्यास प्रश्न और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।